नमस्कार, मैं आपका अपना ट्यूटर भोला शंकर महोबिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत है MCI स्किल्स के सेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं रेशो और प्रपोर्शन पर, जिसको हिंदी में अनुपात और समानुपात कहा जाता है। रेशो मीन्स अनुपात और प्रपोर्शन मीन्स समानुपात। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये क्लास 6 के NCERT बुक के सिलेबस से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, रेशो एंड प्रपोर्शन। दोस्तों, हमने रेशो के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर दिया हुआ है। रेशो को अच्छे से समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ हम मेनली प्रपोर्शन को कवर करेंगे, पर प्रपोर्शन को एक्सप्लेन करने से पहले आइए ब्रीफली रेशो को रिवाइज करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले एक सवाल आप लोगों के लिए। सपोज आपके पास में ये एक लाइन है और आपसे ये कह दिया जाए कि इस लाइन को बिना मिटाए आपको इसको छोटा करना है, तो क्या तरीका होगा इसके लिए? तो ये हम कैसे कर पाएंगे? इस लाइन को बिना मिटाए छोटा करने के लिए आपको इसके बराबर पे एक इससे भी बड़ी एक लाइन खींचनी पड़ेगी। जैसे ही आप इस लाइन के बगल में एक बड़ी लाइन खींचते हैं तो पहली वाली लाइन जो है वो अपने आप क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हमने दो लाइनों के लेंथ को कंपेयर किया है, और जब किसी भी दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं तो वही क्या कहलाता है? रेशो। तो कंपैरिजन कैसा होगा? कंपैरिजन होगा साइज पे, लेंथ पे, वेट पे, कलर्स पे। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट पे होना चाहिए। मीन्स यदि हम किसी एक वस्तु के लेंथ को कंपेयर करेंगे किसी दूसरी वस्तु के साथ तो उसके भी लेंथ को ही हम लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम उसके वजन के साथ कंपेयर करें, उसके वेट के साथ कंपेयर करें। जब भी कंपैरिजन होता है सेम यूनिट पे होता है। दूसरा एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी कंपेयर करेंगे तो जिसका भी कंपेयर कर रहे हैं, सपोज आप लेंथ का आप कंपेयर कर रहे हैं तो लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स होते हैं वो यूनिट भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट का लेंथ हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट का भी लेंथ हमको सेंटीमीटर पे ही लेना पड़ेगा, और तभी हम उनके लेंथ को कंपेयर कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक का लेंथ आपने सेंटीमीटर में लिया और दूसरे का लेंथ आपने मीटर पे ले लिया। अगर ऐसी स्थिति आती है तो पहले आपको उनके यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। या तो आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा या सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ब्रीफली अगर हम कहें तो दो वस्तुओं के साइज, वैल्यू, क्वांटिटी का जो कंपैरिजन है वही रेशो है। आइए इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से बॉयज जो हैं वो 30 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 20 हैं। तो हम जब बॉयज और गर्ल्स की संख्या को कंपेयर करेंगे तो उसको रेशो के रूप में लिखते हैं ऐसे, बॉयज कॉलन गर्ल्स। इस कॉलन को ही रेशो के सिंबल के रूप में यूज किया जाता है। तो बॉयज की संख्या कितनी है? 30 और गर्ल्स की संख्या कितनी है? 20। तो यहाँ पर रेशो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कॉलन लगाया या दो डॉट्स लगाए। अब इस रेशो को हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 30/20। तो जो फर्स्ट जो नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो सेकंड नंबर होता है वो डिनोमिनेटर होता है। अब जब आपने इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया
तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। हमने 0 से 0 को कट कर दिया तो हमारे पास में रिजल्ट क्या बच रहा है, 3/2। तो हम क्या कहेंगे कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो क्या है, 3:2 या 3:2। तो ये है रेशो। यहाँ हमने बॉयज और गर्ल्स की संख्या को कंपेयर किया है। चलिए अब देखते हैं प्रपोर्शन को। रेशो में हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं और प्रपोर्शन में हम दो रेशोज को कंपेयर करते हैं। मीन्स सपोज हमारे पास में एक रेशो है A:B और दूसरा रेशो है C:D। तो हम जब इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए या तो कैसे लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, या हम प्रपोर्शन का साइन लगाते हैं और प्रपोर्शन के साइन के लिए डबल कॉलन, 2 बार कॉलन या 4 डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे, जब हम A:B को कंपेयर करेंगे C:D से तो उन दोनों के बीच में हम क्या लगाते हैं, डबल कॉलन या 4 डॉट्स। तो एक लाइन में कहें तो प्रपोर्शन दो रेशो के बीच का कंपैरिजन है। आइए इसको कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास में एक रेशो है 12:15 और एक दूसरा रेशो है 21:35। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये इक्वल है, मीन्स ये रेशो इस रेशो के प्रोपोर्शन पे है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12/15, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 21/35। अब यहाँ पर हम इसको 3 से जब कट करेंगे तो 3 4 12 और 3 5 15। अगेन इसको हम कट करते हैं 7 से, 7 3 21 और 7 5 35। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें रिजल्ट मिल रहा है 4/5 और यहाँ रिजल्ट मिल रहा है 3/5। मीन्स ये इक्वल नहीं है, मीन्स ये जो दो रेशो हैं ये प्रोपोर्शन में नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज हमारे पास में एक रेशो है 10:30 और दूसरा रेशो है 5:15। तो आइए इसको देखते हैं ये प्रोपोर्शन पे है क्या। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में 10/30 और इसको लिख सकते हैं 5/15। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 0 से 0 हमने कट किया, यहाँ पर 5 1 5 और 5 3 15। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का ही रिजल्ट क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। मीन्स ये जो है ये रेशो इक्वल है। अगर ये रेशो इक्वल है तो हम इसको प्रोपोर्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 1:3 इज प्रोपोर्शन टू 1:3। या ओरिजिनल हमारा रेशो क्या था, जो रेशो हम लेके चले थे वो क्या था, 10:30 इज प्रोपोर्शन टू 5:15। जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो हमारे पास में 4 नंबर्स होते हैं। पहले 2 नंबर जो होते हैं वो पहले रेशो का होता है और जो दूसरे 2 नंबर होते हैं वो दूसरे रेशो का होता है, और इनके बीच में हम प्रोपोर्शन का साइन लगाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में 4 क्वांटिटीज हैं, 1 2 3 और ये 4। इन 4 क्वांटिटीज को टर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं, टर्म। फर्स्ट और जो 4th टर्म होता है इसको कहा जाता है एक्सट्रीम टर्म, और जो 2nd और 3rd टर्म होता है उसको कहा जाता है मिडिल टर्म। तो यहाँ पर एक्सट्रीम टर्म कौन कौन से हैं, A और D, और मिडिल टर्म कौन कौन से हैं, B और C। तो हमने लास्ट एग्जांपल पे देखा कि A:B प्रोपोर्शन टू
C:D को हम लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। अब जब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, D को इधर लेके जाते हैं और B को इधर लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, AD इज इक्वल टू BC। मतलब आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीम जो टर्म होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए अगर दोनों ही रेशो प्रोपोर्शन में है तो। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास में एक रेशो है 50/200 और दूसरा रेशो है 8/32। अब इसको रेशो के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, 50/200 और इसको रेशो के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 8/32। और हमको ये चेक करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं 50/200 और इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं 8/32। इनको सॉल्व करके देखते हैं। ये 0 से 0 को कट किया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें मिल रहा है 1/4 और यहाँ पर हमें मिल रहा है 1/4, मीन्स दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि 50/200 is in proportion to 8/32। अब हम इसको टर्म के रूप में सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो हम टर्म के रूप में सीधे सीधे देखें तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि AD इज इक्वल टू BC। अगर ये होता है तो हम कहते हैं कि दोनों ही रेशो प्रोपोर्शन पे है। तो आइए देखते हैं A की जगह पे क्या लिखा हुआ है 50 और D की जगह पे क्या लिखा हुआ है 32 और B की जगह पे क्या लिखा हुआ है 200 और C की जगह पे क्या लिखा हुआ है 8। तो जब आप 50 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा 1600 और 200 और 8 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें रिजल्ट मिलता है क्या 1600। तो ये दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि 50/200 इज प्रोपोर्शन टू 8/32। आइए अब हम देखते हैं यूनिटरी मेथड को। यूनिटरी मेथड होता क्या है। जनरली कई बार हमारे पास में ऐसे प्रश्न आते हैं कि आपने 10 बॉल खरीदा 50 रुपए में, तो 25 बॉल को खरीदने के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। उस एक बॉल की वैल्यू से फिर 20 बॉल्स की वैल्यू को हम इवेलुएट कर सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड या हिंदी में बोले तो एकात्मक विधि जो है, इसमें पहले हम एक यूनिट का प्राइस निकालते हैं और फिर उस एक यूनिट के प्राइस से हम दिए हुए यूनिट्स के प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 50 रुपीस में हम 5 पेंसिल खरीदते हैं, तो हमको 25 पेंसिल का प्राइस निकालना है। तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक पेंसिल के प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। तो एक पेंसिल का प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं, इफ 5 पेंसिल on 50 rupees, so one pencil price will be 50/5। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक पेंसिल का प्राइस 10 रुपीज। अब 10 रुपीज में एक पेंसिल आ रहा है, इफ
1 pencil in ₹10, so 25 pencils in, क्या करना पड़ेगा हमको, जब हम 1 से मैनी के लिए जाते हैं तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मीन्स 25 पेंसिल को हम एक पेंसिल के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 25 पेंसिल का प्राइस मिल जाएगा। मीन्स क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे, 250 रुपीज। यहाँ जो आपको बातें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब हम अधिक से एक क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं तो हमको उसको डिवाइड करना पड़ता है। व्हेन वी गो फॉर मैनी टू वन, हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और जब हम 1 to मैनी के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर से एक बार देखते हैं, 25 balls in 200 rupees, so price of 1 will be, ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारे पास में ज़्यादा बॉल हैं, अभी 25 हैं, मतलब मैनी बॉल्स हैं। हम किसके लिए जा रहे हैं, 1 बॉल के लिए जा रहे हैं, मीन्स मैनी टू 1। तो जब भी मैनी टू 1 को हमको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मीन्स टोटल प्राइस में से यूनिट्स की संख्या को हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा, 8। इसका मतलब है एक बॉल का जो प्राइस है वो 8 रुपीज के बराबर है। अब दूसरा देखते हैं, इफ 1 ball is of 8 rupees, so price of 12 balls will be, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, 1 बॉल के प्राइस से मैनी बॉल्स के प्राइस की ओर जा रहे हैं तो हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स एक बॉल के प्राइस से जितने बॉल हमको लेने हैं उसकी संख्या से हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मीन्स 12 बॉल्स चाहिए तो हमको यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिजल्ट क्या आएगा, 96। तो 12 बॉल्स का प्राइस क्या होगा, 96। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप मैनी क्वांटिटी से 1 क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे, और 1 क्वांटिटी से मैनी क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये था आज का हमारा सेशन रेशो और प्रपोर्शन पे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इस सेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और जो आंसर आए उसको कमेंट कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ आप इसको अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। तो वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो किसी नए टॉपिक पे आता है तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।